नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें आज हम लोग सुनेंगे लेखिका शिवानी यानी गौरा पंत जी की एक प्रसिद्ध कहानी नथ, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई एक प्रसिद्ध कहानी है। तो आइए चलते हैं शिवानी जी की प्रसिद्ध कहानी नथ पर। और इसी तरह महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ, जो कि चाहे वह यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में रही हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में, चाहे एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह की प्रसिद्ध कहानियाँ हों, सभी आपको मिल जाएंगी। तो ऐसी महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला को सुनने के लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं शिवानी जी की कहानी पर। पुट्टी ने उठकर अपनी छोटी सी खिड़की के द्वार खोल दिए। धुएं से काली दीवारों पर सूरज की किरणों का जाल बिछ गया। छत से झूलते हुए छीके में धरे ताजी मक्खन की खुशबू से कमरा भर गया और पुट्टी के हृदय में एक टीस सी उठ गई। क्या करेगी उस खुशबू का, जब उस मक्खन को खाने वाला ही नहीं रहा। ऐसे ही ताजी मक्खन की डली फापर की काली रोटी पर धरकर खाते खाते उसके पति ने उसके मुंह में अपना जूठा गस्सा ठूंस दिया था। ठीक जाने से एक दिन पहले उस दिन भी ऐसे ही खिड़की के पट से चोर सा उजाला आकर पूरे कमरे में फैल गया और उसी उजाले के पीछे पीछे न जाने कहाँ से उसकी सास आकर खड़ी हो गई। अपनी धृष्ट फौजी पुत्र की बहू को करकसा सास ने वहीं चीर कर धर दिया। हद है बेशर्मी की भी। हमारे कुमाऊं की छोकरी होती तो ऐसी बेशर्मी थोड़ी करे करती। न तिब्बत की लामानी है, इसी से गुड़ दिखा रही है। सास के जाने के पश्चात वह कितनी देर तक पति की छाती पर सिर धरे सुबकती रही, जिस छाती को चीनियों की गोली की वर्षा झेलनी थी। वह सुंदर पत्नी की टेक भला कैसे बन सकती। गुमान सिंह के जाते ही पुट्टी पर विपत्तियों का पर्वत टूट गया। सास, ननंद, विधवा ननंद, जेठानी की गालियां सुनती तो वह जानबूझकर बहरी बन जाती। दोनों कानों पर हाथ रखकर इशारा करती कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। विधवा ननंद का पर्वताकार शरीर क्रोध के भूडोल से ढोल उठता। अंधी कानी बहरी लड़कियां क्या अभी और बची हैं भौजी, जो तुम्हारे तिब्बत में? अभी हमारा एक भाई तो और भी है, वह व्यंग भरे स्वर में चीख कर कहती और अपने कानों पर हाथ धर अपनी भोली सूरत को और भी भोली बना पुट्टी सदैव अभिनय की मुद्रा में कहती, क्या करूं, ना जाने क्या हो गया इन कानों को। हरदम साए साए की आवाज़ आती है, एकदम वज्र गिर गया है निगोड़े कानों में। इतना घमंड था ना अपने रूप का। तिब्बत के जादू से हमारे भैया को भेड़ बनाकर रख दिया, इसी से भगवान ने सजा दी है। भगवान करे तुम्हारे कान ही नहीं पूरे शरीर पर बज्जर गिरे। कुलच्छनी ना होती तो क्या गुमान को लद्दाख जाना पड़ता। पुट्टी अपनी हिरनी सी तरल दृष्टि से उसको देखकर हंसती रहती, जैसे उसकी पुरुष गर्जना का एक भी शब्द उसके पल्ले न पड़ा हो। माता, भाई, भौजाई और विधवा बहन से लोहा लेकर ही गुमान उसे ब्याह कर लाया था। अपनी माँ के साथ वह गांव-गांव में फेरी लगाता बिसाती का छोटा मोटा कच्चा सामान बेचा करती थी। स्वास्थ्य से दमकते लाल चेहरे पर उसकी तीखी नाक और बड़ी बड़ी आंखें लामा कन्याओं की भांति चपटी और छोटी नहीं थी। कान में गंदे पीले फूल सूत में गुथे फिरोजा और मूंगे झूलते रहते थे। कंधे से टखने तक झूलते उसके तिब्बती लबादे की ढीली ढीली बाहों में वह एकदम बच्ची लगती। कभी कभी लबादे की केचुली उतार जब उसकी बाहों में रहस्यमय सीवन के से ढूंढ ढूंढ कर जुएं मारती और अपने लबादे की केचुली से रहित उस उन्मुक्त यौवन को देखती तो किसी लपलपाते नाग की भांति देखने वालों को डसने को वह दौड़ता। गुमान ने भी उसे एक दिन बिना केचुली के देख लिया था। ग्राम के चौराहे पर उसकी माँ ने अपनी गंदी चादर फैलाकर दुकान खोल दी। जम्बू, गम्फरेड़ी और मसालों और जड़ी बूटियों के बीच वह स्वयं टांग पसार कर धूप सेक रही थी और एक टीले पर बैठी उसकी सुंदरी पुत्री अपने लबादे की बाहों से जुएं बीन बीन कर मार रही थी। गुमान सिंह छुट्टियों में घर आया था। सुबह उठकर वह घूमने निकला और माँ बेटी की हाट के सामने ठिठक कर खड़ा हो गया। पुट्टी अपनी सुडौल बाहों को अपने लबादे की मुर्दा बाहों से टटोल टटोल कर जुएं निकाल रही थी। गुमान को देखा तो लजा कर उसने हाथ खींच लिए। उसके गालों की उठी मंगोल हड्डियों के बीच गुलाबी रस का सागर छलक उठा। चौड़े माथे की गोद की तरह चिकनाई काले केसों की सी पुट्टी से कुछ केस निकलकर हवा में फहरा रहे। जीर्ण कुर्ते के बटनों की पूर्ति एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लगाकर की गई थी।
पर किसी वेगवती नदी के दो पाटों पर बंधा गया रस्सी का पहाड़ जैसे साधारण सी हवा में काँप उठता था, उसी भाव से अपनी पिन रहकर काँप उठती। गुमान अचानक ही चीज़ों का मोल तोल करने लगा। कभी मैली चादर पर सजे छोटे आईने में अपनी मूंछ संवारता, कभी नीले फिरोजा की अंगूठी पहनता, कभी उठाकर तिब्बती घंटियां ही टनटनाने लगता। क्यों बेकार में गड़बड़ करता? पुट्टी की माँ ने अपनी फटी हिंदी में मजाक किया। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। उसकी युवा पुत्री के आते ही ग्राम के मंचलों की भीड़ जम जाना नित्य का काम था, पर वह बड़ी खुखार और रूखी औरत थी। जौ की शराब और भेड़ बकरे के कच्चे गोश्त ने उसका रक्तचाप शायद और भी बढ़ा दिया था। असली और नकली ग्राहक को झट से बीन कर पटक देती थी, पर गुमान सिंह को दोबारा झिड़कने का साहस उसमें नहीं हुआ। उस गोरे तरुण की निर्भीक दृष्टि में कुछ अजीब मोहिनी थी। फिर वह फौजी जवान था, ऐसा फौजी जो एक दो दिन में ही निर्मम चीनी लुटेरों को भगाने लाम पर जा रहा था। पुट्टी की माँ का मन अकारण ही ममता से भर गया। चीनियों को वह कभी नहीं क्षमा कर पाई। उसके एकलौते 12 वर्ष के पुत्र को उन्होंने चीन के किसी स्कूल में पढ़ने भेज दिया था। उसके दमे के रोगी पति को सड़क की बेगार में जोत जोत कर मार डाला था। उसके हाथी से विराट याक को काट काट कर हत्यारों ने अपनी फौज की टुकड़ी को खिला दिया, और एक दिन भी वह चूकती तो उसकी पुट्टी को भी उड़ा ले जाती। रात ही रात वह मनी पद्मी हुम जपती, पुत्री को खींचती गिरती पड़ती तिब्बत की सीमा पार कराई थी। उन्हीं चीनियों को मार भगाने गुमान जा रहा था। इसी से वह उसको बड़ी श्रद्धा से देखती थी। वह नित्य ही उस सराय में पहुंच जाता जहां पुट्टी अपनी माँ के साथ रहती थी। पुट्टी उसके लिए मक्खन नमक वाली गर्म तिब्बती चाय और पश्म रहित भुने गए भेड़ की रान के बड़े टुकड़े तैयार कर लाती। पुट्टी की माँ दोनों पर अपनी छोटी छोटी आंखों का अंकुश लगाए बैठी रहती। फिर भी ना जाने का पुट्टी के मंगोल कटाक्षों की अर्गला गुमान के हृदय कपाट पर स्वयं ही लग गई। जाने के 3 दिन पूर्व गुमान ने पुट्टी की माँ के सम्मुख उसकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बड़े सोच में पड़ गई। कुमाइयों के बीच खाली दाल भात खाकर उसकी तिब्बती बेटी कैसी रहेगी? बिना जौ की शराब के उसके गले के नीचे रोटी का गस्सा नहीं उतरता, और फिर दूध चीनी वाली चाय भला कौन तिब्बती लड़की घुटक पाएगी? फिर वह गुमान की माँ और विधवा बहन को देख चुकी थी। उस क्रूर बुढ़िया के शासन में उसकी पुट्टी घुल घुल कर रह जाएगी। नहीं, दृढ़ स्वर में अपना निश्चय प्रकट करने के लिए उसने अपनी गर्दन ऊंची की तो देखा गुमान और पुट्टी दोनों दीन याचक की दृष्टि से उसे देख रहे थे। दूसरे ही क्षण पुट्टी की माँ को ग्राम के मंचलों का ध्यान आया, जो भूखे व्याघ्रों की भांति पुट्टी को किसी भी क्षण निकल जाने के लिए तत्पर थे। उसने अपनी सहमति दे दी, पर अभी गुमान को अपनी माँ बहन और बिरादरी से मोर्चा लेना था। माँ ने पहाड़ से कूदकर जान देने की धमकी दी। बहन ने कहा वह फांसी लगा लेगी, पर तिब्बत की सुंदरी कन्या को लाकर जब गुमान 5 पंचों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया, पंच भी सहम गए। पुट्टी के सात्विक सौंदर्य ने धर्म जाति और रूढ़ियों की उलझी गांठें क्षण भर में सुलझा दी। दूसरे ग्राम से पंडित बुला गुमान ने युवा मित्रों के साथ फेरे लिए। कुछ याकूत फिरोजे, चांदी के 3-4 दंत खुदनियाँ और 4 बकरियों को दहेज में जोर जोर से रोकर पुट्टी की माँ ने दिया और ससुराल से विदा किया, सराय से विदा किया। ना जाने कितनी गालियों से सास ने उसका वरण किया। जेठानी और ननद उसके विचित्र लबादे का मजाक बनाती, जोर जोर से हंसती थी, किंतु उस बदसूरत लबादे के भीतर जगमगाते रत्न को एक ही व्यक्ति ने पहचाना, वह था गुमान। वह जितना ही अपनी भोली विचित्र पत्नी को देखता उतना ही उसके सौंदर्य में डूबता जाता। पुट्टी बहुत कम बोलती थी और बोलने और हंसने में उसके गालों की ऊंची हड्डियां और भी ऊंची हो जाती। गुमान का कमरा बेहद छोटा और अंधेरा था। एक कोने में ताजे खोदे गए मिट्टी से सने आलूओं का ढेर लगा था। दूसरी ओर 2 टूटे हल दीवार से टिके थे, जिन पर उसकी खाकी वर्दियां टंगी रहती। काली दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा था, जिसे गुमान मद्रास से खरीद कर लाया था। उसी आईने में युगल प्रेमियों ने एक साथ अपना चेहरा देखा तो दिन भर की कड़वाहट धुल गई। रात को अपनी नवेली पत्नी के लिए गुमान कमरे में ही खाना ले आया तो वह कट कर रह गई। बार बार उसने गर्दन हिलाकर कमरे में खाने की व्यवस्था पर असंतोष प्रकट किया। टूटी फूटी पहाड़ी में वह अपनी लज्जा व्यक्त करने की चेष्टा करती, किंतु वह जिधर गर्दन फेरती वहीं उसका सजीला पति उसके मुंह में गस्सा दे देता। पुट्टी अपनी ढीली ढीली बाहों में मुंह ढांकने की चेष्टा कर अपनी तिब्बती भाषा में न जाने क्या बुदबुदाती, और गुमान उसकी विचित्र बड़बड़ाहट को दोहराता तो वह खिलखिला उठती।
गुमान होठों पर उंगली रख उसे इशारे से समझाता। धीरे हंसो। बगल वाले कमरे में अम्मा लेटी हैं। पुट्टी उसके गूंगे आदेश को चट समझ लेती। दोनों नंदनवन के उन शीतल वृक्षों की स्वर्गिक छाया में थे, जहाँ भाषा का कोई बंधन नहीं। वहाँ केवल एक ही भाषा थी, वह हृदय की। दूसरे दिन सास के पीछे पीछे छाया सी घूमती रही, पर वह एक शब्द बोली नहीं। ननंद के साथ वह बर्तन मलवाने बैठी तो ननंद ने उसकी ओर देखकर पच्च से थूक दिया। पुट्टी की आंखों में आंसू आ गए। अभी तो उसका पति यही था, उसके जाने पर उसकी कैसी दुर्गति होगी। दूसरे दिन उसकी माँ उससे मिलने आई। पुत्री के कुम्हलाए चेहरे को देख उसका जी भर आया। अपनी भाषा में फुसफुसाकर उसने पुट्टी के हृदय का भेद लेने की चेष्टा की, पर पुट्टी सिर झुकाए खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। उसके पीछे खड़ी उसकी सास और ननंद अग्नेय दृष्टि से उसकी माँ को देख रही थी। किसी ने उसको बैठने को नहीं कहा। तब गुमान अपने मित्रों की टोली के साथ शिकार खेलने गया हुआ था। लौटने पर अपनी माँ के अपमान की बात पुट्टी ने अपने ही तक सीमित रखी। इसी बीच गुमान सिंह के जाने का दिन आ गया। जाने से कुछ एक घंटे पहले उसने अपनी खाकी कुर्ते में लपेटा गया एक रहस्यमय उपहार पुट्टी को थमा दिया। पुट्टी, इसमें तेरी पसंद की एक चीज़ लाया हूँ, पर अभी मत खोलना, समझी? और अकेले में देखकर इसे आलू की ढेरी के नीचे गाड़ कर रख देना। पुट्टी डबडबाई आंखों से पति के हंसमुख चेहरे को देखती रही। कहती क्या? अपने हृदय की व्यथा को वह अपनी तिब्बती भाषा में ठीक से व्यक्त कर सकती थी, और उस भाषा के दुरूह शब्द उसके पति को समझ में नहीं आते। पतली मूछों के नीचे पति की मीठी हंसी के सपने देखती बेचारी आलू के ढेर पर सिसकती रही। एकाएक उसके पति के शब्द याद आ गए। इसे अकेले में देखना पुट्टी। हाथ की बादामी थैली को वह भूल ही गई। क्या लाया होगा गुमान? कांपते हाथों से उसने पोटली खोली और चौंक कर पीछे हट गई। पोटली से यदि काला नाग फन उठाकर निकल आता तो भी वह इतना भौचक्की नहीं होती। पोटली से उसके पीले गोल चेहरे की परिधि से बड़ी पीले चोखे सोने की नथ झक झक दमक उठी। लाल सफ़ेद और हरे कुंदन का जड़ाऊ लोलक उसके हाथ को स्पर्श कर घड़ी के पेंडुलम सा डोल उठा। सहसा उसकी आंखें पति के प्रति कृतज्ञता से डबडबाईं। एक दिन उसने ग्राम के प्रधान की बहू की नई नथ देख पति से आलू के इसी ढेर पर बैठे एक नथ की फरमाइश की थी। हाथों के इशारों से उसने अपनी छोटी सुघड़ नासिका के इर्द गिर्द उंगलियां घेर कर खींच खींच कर भूमिका बांधी थी। पहले गुमान नहीं समझा और फिर कैसे ठठाकर हंसा था। आज उसी आलू के ढेर पर नथ झकझक कर रही थी, पर उसे पहनकर बैठेगी तो देखेगा कौन? टप टप उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ना जाने कब उसकी माँ आकर चुपचाप उसके पीछे खड़ी हो गई। सास और ननंद गुमान को छोड़ने बस स्टैंड गई थी। पुट्टी की माँ शायद बाजार करने जा रही थी। माथे पर पोटली की गांठ बंधी थी। दामाद से वह कल ही मिलनी थी। सुबह से ही पुट्टी के लिए उसका मन ना जाने क्यों व्याकुल हो रहा था। सूजी सूजी आंखों से माँ को निहार पुट्टी ने इशारे से नथ दिखाई। पोटली को नीचे उतार माँ पुत्री के निकट खिसक आई। नथ हाथ से उठाई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। बाप रे, कम से कम 6 तोले की है पुट्टी। इतना रुपया तेरे आदमी के पास कहाँ से आया? क्या पता अम्मा, कह गए हैं अम्मा से बचाकर ज़मीन में गाड़ देना। पुट्टी की माँ की आंखों में समधिन के प्रति घृणा उभर आई। ठीक ही तो कह गया है, चुड़ैल अपनी बेटियों को दे देगी। ला जल्दी से ला, कुछ गाड़ कर रख दूंगी, नहीं तो फिर बुढ़िया जाएगी। एक बार पहन तो बेटी, मैं भी तो देखूं ऐसी नथ, और तेरा रूप एक बार तो देख जाता भागा। सुंदर पुत्री के सौम्य चेहरे पर नथ की शोभा देख उसकी आंखें भर आई। डलिया में धरे टूटे दर्पण को निकाल कर पुट्टी ने चट अपना चेहरा देखा तो स्वयं लाज से लाल पड़ गई। छी, कहीं भी तो अच्छी नहीं लग रही हूँ, ऐसा कह वह माँ से अपने सौंदर्य की स्तुति बार बार सुनना चाह रही थी। तू अच्छी नहीं लग रही है तो कौन अच्छी लगेगी? तेरी खड़ूस सास। अच्छा ला उतार नथ, मैं चट से गाड़ दूँ। ऐसी चीज़ क्या बार बार बनती है? जब तक पुट्टी की सास और ननंद लौटी, माँ बेटी दोनों 2 हाथ गड्ढा खोद कर नथ को गाड़ देती हैं। नथ का इतिहास माँ बेटी तक ही सीमित रहा। फिर धीरे धीरे युद्ध की दारुण विभीषिका में पुट्टी भटक कर रह गई। भांति भांति के भयावने समाचार सुनकर वह तड़प जाती। कभी सुनती कुमाऊं के असंख्य वीर जवानों के पावन रक्त से अबीर से नेफा और लद्दाख के वन वनांत रंग गए हैं। कभी सुनती नृशंस चीनी हत्यारों ने चारों ओर से घेर कर कुमाऊं रेजिमेंट की एक पूरी टुकड़ी को मोर्टार तोपों से भून दिया है। भूखी प्यासी वह कभी स्कूल के हेडमास्टर के रेडियो से कान सटाकर बैठ जाती, कभी बिलक बिलक कर रोने लगती। वह हिंदी से समझ नहीं पाती और ठीक से ना समझे जाने पर युद्ध के भयावने समाचार उसे
और भी भयानक लगती। सास दिन भर बड़बड़ाती, कुलच्छनी रो रो कर कैसा सगुन कर रही है। बहुत दिनों तक गुमान की कोई चिट्ठी नहीं है। और फिर एक दिन तार आया। कुमाऊं रेजिमेंट का गुमान सिंह दुश्मन की गोलियां झेलता हुआ आखिरी दम तक अपनी चौकी पर डटा रहा। अंत में जांघ में गोला फटकर लगने से वह वीर गति को प्राप्त हुआ। जब उसकी सास और ननंद छाटिया पीट घायल हथिनी सी चिघाड़ रही थी, तब पुट्टी शांत प्रस्तर प्रतिमा सी आलुओं के ढेर पर बैठी। वही आलुओं का ढेर उसका प्रेम ताज था। उसी ढेर पर सौभाग्य ने उसको वरण किया था, और आज वही वैधव्य कागजधर उसे डंक से डस गया। आलुओं की मिट्टी पर जाने से पहले उसके पति ने उसका और अपना नाम उंगली से लिख दिया था। नाम के उसी घेरे को पुट्टी एकटक देख रही थी। पुट्टी की माँ बिलखती आई, पर पुट्टी को देख स्तब्ध रह गई। यह तो पुट्टी नहीं, जैसे स्वयं तिब्बत के मठाधीश बड़े लामा बैठे थे। उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। स्थिर दृष्टि से उसने अपनी माँ को देखा। मेरी बच्ची, मेरे साथ चलोगे? वह अपना चेहरा उसके पास हटाकर बोली, नहीं नहीं, मैं वहीं रहूंगी। आलुओं की ढेरी को ममता से देख पुट्टी ने मुंह फेर लिया। पुत्र की मृत्यु ने उसकी सास को जीती जागती तोप बना दिया। वह दिन रात आग उगलती, पर पुट्टी पत्थर बन गई। रोज रात को वह पति की वर्दी सूंघती, माथे से लगाती और छाती से लगाकर आलुओं के ढेर पर लेट जाती। जिधर करवट बदलती, उधर वर्दी को यत्न से लिटा देती और धुएं से काली छत को देखती रहती। एक दिन उसने सुना, उसके ग्राम से 17 मील दूर तहसील पर कमिश्नर साहब आए हुए हैं और गांव की स्त्रियों से सोना मांग रहे हैं। सोना जमा कर देश के लिए गोलियां खरीदी जाएंगी, बारूद आएगा और उसी गोले बारूद से चीनियों से लोहा लिया जाएगा। पर किसके पास होगा इतना सोना? पुट्टी ने सुना, उसकी सास और पुत्री कह रही थी, हमारे दरिद्र गांव में तो 2 बेला का 1 मुठ अन्न भी नहीं जुटता। मेरे पास तो 10 तोले की नथ है, पर क्यों दूं? इन्होंने ही तो मेरा बेटा छीन लिया। पुट्टी मन ही मन सास पर झुलझुला उठी। इस बुढ़ापे में भी नथ का लोभ नहीं गया। उसकी आंखें सहसा अंधेरे कमरे में जुगनू सी चमक उठी। उसके हाथ स्वयं ही टटोल टटोल कर आलुओं के ढेर को हटा मिट्टी खोदने लगे। गांव की तहसील में बड़ी भीड़ थी। कमिश्नर साहब ने अपने बंद गले के अफसरी कोट के बटन खोल बड़ा जोशीला भाषण दिया। उसमें उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि किस प्रकार उसकी पत्नी ने अपने गले की चेन खोलकर स्वेच्छा से रक्षा खोज की झोली में डाल दिया। सभा में एक अजीब सी स्तब्धता थी। तभी भीड़ को चीर कर एक तिब्बती किशोरी बढ़ आई। उसके फटे लबादे की बाहों से उसकी बतासे सी सफ़ेद कोहनियाँ निकल आई थी। तेजी से चलने के कारण वह अभी हाँप रही थी। ललाट पर पसीने की बूंदें चंपई रंग को और मनोहारी बना रही थी। जल्दी से हाथ की खाली पोटली को कमिश्नर की थैली में डाल वह भीड़ में खो गई। न उसे अपनी उदारता की घोषणा करने का अवकाश था, न कोई कामना। कमिश्नर महिषी की पतली आधे तोले की चेन नई सोने की नथ की कुंडली के नीचे न जाने कहाँ खो गई। बातों के धनी कमिश्नर की 70 मूँछों को पुट्टी के आकस्मिक आगमन ने सहसा खींचकर नीचा कर दिया। अपनी पत्नी के सामान्य दान की ऊंची घोषणा का खोखलापन उन्हें स्वयं धिक्कार उठा। क्या वह पतली चेन उनकी पत्नी का एकमात्र आभूषण था? उनका 100 तोला सोना तो स्टेट बैंक के लॉकर में स्वयं उनकी मां ने ही गाड़ कर रख दिया था। युद्ध के दिनों में भला बैंक में सोना कौन धरेगा, मां ने कहा था। कांपते कंठ से उन्होंने भीड़ को सूचित किया, एक अज्ञात महिला अभी वह नथ दे गई है। भीड़ में जहाँ कहीं भी हो, आकर इसकी रसीद ले जाएं। हाथ में पकड़ उन्होंने नथ उठाकर भीड़ को दिखाई। तिलमिलाते रौद्र की प्रखर किरणों में नथ झक झक कर उठी। भीड़ में से कोई भी महिला उठकर रसीद लेने नहीं आई। केवल नथ ही चमक चमक कर पुट्टी के सात्विक दान की रसीद अपने सुनहले अक्षरों में स्वयं लिख कर गई। तो इस तरह आपने सुनी शिवानी जी की लिखी हुई एक बहुचर्चित प्रसिद्ध मार्मिक कहानी नथ। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तथा हमारे चैनल में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह है, तो आप उन्हें भी सुनें। और नेट के पाठ्यक्रम के संबंध में हमारे चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराया गया है, और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी हम ला रहे हैं, तो आप उन्हें भी सुनें। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से उसको प्रेषित करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।